नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह ही हमारा एक करंट अफेयर्स का जो मैराथन थी वो आपकी कल अपलोड हो चुकी थी पिछली वीडियो में। और आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स की दूसरी मैराथन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हमसे पूछा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 या कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की। और वहीं 2020 की बात किया है कि 2020 में यह पुरस्कार किसको मिला है? तो 2020 की जो प्राप्तकर्ता है वो है अनामिका। ओके, और इनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है? तो वो है टोकरी में दिगंत। ये एक भेरी कथा है, एक हिंदी की कथा का एक पार्ट होता है हमारा जिसको कहते हैं भेरी कथा। तो टोकरी में दिगंत के लिए किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये मिला है अनामिका को। इसके साथ ही 2019 में ये पुरस्कार जो है वो नंद किशोर आचार्य को मिला था। और उनकी किस कृति के लिए? छीलते हुए अपने को। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। जीआई टैग, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु या कोई भी परंपरा बहुत ज़्यादा प्रमुख है तो उस चीज़ को उसका केंद्र मान लिया जाता है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। उसके तथ्यों के आधार पर या कह सकते हैं उसकी जो पुरानी जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर उसको मान लिया जाता है। तो ऐसे ही जगह जगह पर इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जो है हम लोग कोल्हापुरी चप्पल के बारे में बात करते हैं, या कलकत्ता के रसगुल्ले के बारे में बात करते हैं, या और अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भारत की सरकार के द्वारा ये वस्तुओं को इंडिकेट किया जाता है कि ये यहाँ की प्रमुख है, ये यहाँ की प्रमुख है। तो ऐसे ही मई 2020 में भारत सरकार ने 2 नए जीआई टैग को शामिल किया है। तो देखते हैं दोस्तों, तो जीआई टैग कौन कौन से हैं? पहला है आपका सोहराई खोबर और दूसरा है तेलिया रुमाल। दोनों ही नाम बहुत अलग हैं। सोहराई खोबर, सोहराई खोबर जो है ये किस स्थान से जुड़ी हुई वस्तु है? तो वो है झारखंड से। और झारखंड से जुड़ी हुई वस्तु है और ये है क्या? ये चित्रकारी होती है। और इस चित्रकारी को में किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंग व मिट्टी का उपयोग करके ये चित्रकारी बनाई जाती है। और इस चित्रकारी को बनाने का जो समय होता है वो फसल कटाई व विवाह के समय इसको बनाया जाता है। और इसके साथ ही यह झारखंड में कहाँ पर मुख्यतः प्रमुख है? तो ये झारखंड के हजारीबाग जिले में सबसे प्रमुख है, आपका सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सोहराई खोबर क्या है? आपका पहली चीज चित्रकारी है। किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो झारखंड से जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही किसका उपयोग किया जाता है? इसमें प्राकृतिक रंग व मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही कहाँ पर ये प्रमुख है? हजारीबाग जिले में फसल कटाई व विवाह के समय ये बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ तेलिया रूमाल, तेलिया रूमाल जो है वो कहाँ पर बनाया जाता, कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें? तो वो तेलंगाना में मिलता है। तेलिया रूमाल तेलंगाना। ओके, ऐसे आप इसको करके याद कर सकते हैं। और यह 3 रंगों में मिलता है, लाल, काले और सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इनके मुख्यमंत्री की बात करें इन राज्यों के, तो झारखंड में हम लोग देखेंगे झारखंड के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत सोरेन है। और वहीं यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के जो सीएम हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। इसके साथ ही राज्यपाल कौन है यहाँ की? इनका नाम जो है थोड़ा सा अटपटा है, तो इसके लिए इनको याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यपाल हैं इसके तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ के हैं? तेलंगाना के राज्यपाल हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? झारखंड की सीएम हैं। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? हेमंत सोरेन हैं आपके झारखंड के। वहीं के चंद्रशेखर राव कहाँ के हैं आपके? वो तेलंगाना के हैं। तो इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आज सीखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको मिला है? अनामिका को मिला है। किस कृति के लिए? टोकरी में दिगंत। ये भेरी कथा है हिंदी की। और इसके साथ ही 2019 में यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को मिला था, जिनकी कृति थी छीलते हुए अपने को। इसके साथ ही साथ
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स का मुख्यालय कहाँ पर है भारत में, तो भारत में ज्योग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्रेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है। और मई 2020 में दो चीज़ों को शामिल किया गया है, कौन कौन सा, सोहराई खोबर और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, तेलिया रूमाल। सोहराई खोबर जो है आपका किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका झारखंड से जुड़ा हुआ है। वहीं तेलिया रूमाल किससे जुड़ा हुआ है, वो हमारा तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। सोहराई खोबर क्या है, अपने आप में वो चित्रकारी है, जैसे आपका बिहार की है मधुबनी है, ये भी, इसको भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। और इसमें जो प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है और मिट्टी का उपयोग किया जाता है, किसमें, आपका सोहराई खोबर में। ओके दोस्तों, ये सोहराई खोबर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो बिहार की जो मधुबनी है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि मधुबनी में भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर भी प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। और यह मुख्यतः कहाँ पर प्रमुख मिलता है हमें, हजारीबाग जिले में मिलता है, जहाँ पर फसल कटाई व विवाह के समय ये बनाई जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फोर्ब्स मैगजीन की एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक की सूची में भारत में किस युवा वैज्ञानिक को शामिल किया गया है। तो फोर्ब्स जो मैगजीन है वो हमारी अमेरिका के न्यूयॉर्क से छपती है और इस मैगजीन में एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है और इस सूची में भारत की श्रुति का नाम शामिल किया गया है। क्या नाम है, भारत की श्रुति का नाम शामिल किया गया है। और ये 30 से कम उम्र के वैज्ञानिक इसमें शामिल किए जाते हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित हैं। कौन, श्रुति। और ये भारत की एकमात्र ऐसी युवा वैज्ञानिक हैं जिनको इस एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो सूची जारी की जाती है उसमें उन वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है जो उद्योग, विनिर्माण व ऊर्जा में शोध करते हैं। ओके दोस्तों, तो किस मैगजीन के द्वारा जारी किया गया है ये लिस्ट, तो ये फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई है। और इसमें किसको शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की निवासी श्रुति को शामिल किया गया है। और इसमें कितने, 30 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है। अगला है हमारा यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो अगर हाल ही में चेयरमैन की बात की जाए तो वो बनाए गए हैं संजय श्रीनेत। कौन है, संजय श्रीनेत हैं जो कि बनाए गए हैं। और अगर इनके बारे में बात की जाए, चेयरमैन के बारे में, तो अगर इनके चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन का जो चयन करता है यूपीपीएससी या कोई भी राज्य की जो लोक सेवा आयोग है, इसके चेयरमैन का जो चयन करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो इट मीन्स उत्तर प्रदेश के जो चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के यूपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं संजय श्रीनेत, इनका चयन किसने किया है, आनंदीबेन पटेल ने किया है। आनंदीबेन ने किया है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा इनको पद से हटाने का कार्य या जिम्मेदारी किसके पास में होती है, तो इनको पद पे लाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो राज्यपाल का होता है। लेकिन इनको पद से हटाने की जो जिम्मेदारी है या इनके सदस्यों को जो पद से हटाने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। ओके, और यह अपने पद पर 6 वर्ष या 62 वर्ष इनमें से जो पहले हो उतने समय तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं अगर संजय श्रीनेत की बात की जाए तो ये पूर्व के आईएएस ऑफिसर हैं और इसके साथ ही इन्हें जो है उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। ओके दोस्तों, इसके साथ ही आपसे अगर पूछा जाए कि ठीक है इनका चयन करने का काम जो है वो राज्यपाल के पास में है, पद से हटाने का जो काम है वो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर ये अपना त्यागपत्र देंगे तो वो किसको दे सकते हैं, तो इनको ये अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके साथ ही इनका जो वेतन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य संचित निधि से दिया जाता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका वेतन जो है वो भारत सरकार की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ओके दोस्तों, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में क्या है कि कोरोना के जो प्रकोप है वो भारत में अब कम होता जा रहा है, और इसी के साथ ही साथ जो वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो रहा है, और बहुत सारे करीब 80 लाख लोगों के द्वारा ये वैक्सीन जो है लगवाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो इसके साथ ही साथ है क्या कि रूस ने एक नई वैक्सीन बनाई है, और वो जो वैक्सीन है वो इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है। ठीक है दोस्तों, आते हैं उस पर। तो उस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। और कार्निवैक कोव क्या है आपका? ये कोविड की वैक्सीन है जिसकी निर्माता कौन है? रूस है। और यह विश्व में जानवरों के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन है, जानवरों के लिए बनाई गई पहली वैक्सीन है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवैक कोव। तो किस मैगजीन के द्वारा एशिया की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची शामिल की गई थी? तो वो फोर्ब्स के द्वारा की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश को किसको शामिल किया गया है? स्थिति को शामिल किया गया है, और इसमें 30 साल से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें इस सूची में किन किन वैज्ञानिकों को जो उद्योग, विनिर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में शोध करते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके साथ ही साथ यूपीपीएससी के अभी हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय श्रीनेत, जिनको 2010 में राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, जो यूपीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं इनको पद पर लाने का कार्य जो है वो कौन करते हैं? तो वो राज्यपाल करते हैं। इट मीन्स उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। इसके साथ ही इनको पद से हटाने का काम तो वो राष्ट्रपति के पास में होता है। और वहीं अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो ये अपना त्यागपत्र जो है वो किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को ही इन्हें सौंपना होगा। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष में से जो भी पहले हो उतने समय तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत सरकार की संचित निधि के द्वारा इन्हें राज्य सरकार की संचित निधि से इनको वेतन प्राप्त होता है। अच्छा, इसके साथ ही आपसे प्रश्न है कि कार्निवैक कोव ये वैक्सीन जो है वो किन के लिए बनाई गई है? तो ये जानवरों के लिए बनाई गई है, और यह विश्व में अपनी तरीके की पहली वैक्सीन है, जिसके निर्माता कौन है? निर्माता हमारा रूस है। ओके दोस्तों, तो आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 22 मार्च 2021 को ये की गई थी। और इसमें वाटर बैरियल करके एक फिल्म थी, इसको पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। किसको? वाटर बैरियल को ये फिल्म को पर्यावरण संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अच्छा, इस फिल्म के निर्माता कौन थे? तो AM टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड इसकी निर्माता है। और यह फिल्म जो है, ये फिल्म येशे दोरजी भोगचाई द्वारा लिखित असमी उपन्यास सबा कोटा मनहू पर आधारित है। तो कौन सा? दोबारा से देखते हैं। ये जो हमारी फिल्म है वाटर बैरियल, ये येशे दोरजी भोगचाई द्वारा लिखित असमी उपन्यास, क्या नाम है असमी उपन्यास का? सबा कोटा मनहू पर आधारित है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो हिंदी के क्षेत्र में मनोज बाजपेयी को मिला है। किसके लिए? भोसले मूवी के लिए। इसके साथ ही असुरान मूवी जो तमिल लैंग्वेज की मूवी है, इसके लिए किसको मिला है? तमिल लैंग्वेज के लिए धनुष को मिला है। मणिकर्णिका और पंगा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे यह पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही अगर परंपरागत रूप से देखें तो इन पुरस्कारों की जो उद्घोषणा है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन 66 ये कौन सा है? 67 है। लेकिन 66 वाले जो पुरस्कार थे इनकी उद्घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर नेताओं का शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन 22 से 23 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह जोसेफ आर बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर वर्चुअली संपन्न हुआ था। मतलब इसको ऑनलाइन ही किया गया था ये। अच्छा, और इसमें 40 अन्य वैश्विक देशों ने भाग लिया था। इसके साथ ही साथ यह COP26 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर केंद्रित था। तो सबसे पहला हमारा है 67th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। ये कब इनकी घोषणा हुई है? तो ये 22 मार्च को हुई है। और आपको पता होगा कल की वीडियो में मैंने जो है आपके सामने ये प्रश्न पूछा था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है। तो विश्व जल दिवस जो है हमारा 22 मार्च को होता है। तो 22 मार्च 2021 को इसकी उद्घोषणा की गई है। तो वाटर बैरियल जो फिल्म है, इसको निर्माता कौन है? AM टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी निर्माता है। इसके ये किस पर आधारित है? तो ये सबा कोटा मनु जो कि एक असमी उपन्यास है, इस पर आधारित है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं येशे दोर्ची भोगचाई। इनके द्वारा ये लिखित उपन्यास है जिस पर वाटर बैरियल जो फिल्म है वो आधारित है। और इसे पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही साथ आपका जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो हिंदी में भोंसले मूवी के लिए मनोज वाजपेयी को मिला है। असुरान तमिल लैंग्वेज में धनुष को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो मणिकर्णिका कमप्पंगा के लिए कंगना रनौत को मिला है। वहीं अगर शूटिंग की बात की जाए, शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है इसमें भारत में? तो वो सिक्किम को नॉमिनेट किया गया है कि भारत शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है ये। और इसके साथ ही साथ यह पुरस्कार परंपरागत रूप से किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाती है। लेकिन 66 जो पुरस्कार था इसकी उद्घोषणा उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था तो वो कब किया गया था? वो 22 से 23 अप्रैल को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जो है जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर बुलाया गया था और जो किस पर आधारित था? COP26 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें 40 अन्य वैश्विक नेताओं ने भाग लिया था। आगे आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा जंगी पोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना। तो जंगी पोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे लाई गई है या कौन सी नदी पे बनाई जा रही है? तो जंगी पोपन जल विद्युत परियोजना जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई जा रही है। और इस परियोजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 804 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। लेकिन होता क्या है कि इस क्षेत्र में ये परियोजना लाने से यहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और उसके विरोध का भी एक कारण है। तो देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, जिसका कारण है इसके बनने वाले बांध से निर्मित जलाशय से वर्तमान का वनीय भाग जो है वो डूब जाएगा। क्योंकि इस बांध के बनने से यहाँ पर जो है ये परियोजना है और यहाँ पर बांध का भी प्रस्ताव है। और यहाँ पर बांध के बनने से होगा क्या कि यहाँ का जो वनीय भाग है वो डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जलाशय बनाया जाएगा उसके जलाशय में स्थित जो पानी होगा उस पानी के कारण वो वनीय भाग डूब जाएगा और वहाँ के जो पर्यावरण है उसको संकट हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। लेकिन उन वहाँ के लोगों को अब उनकी सहमति लेके उनको मना करके ये परियोजना स्टार्ट की जा रही है। तो आपसे पूछा जाएगा जंगी पोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन से राज्य में लाई गई है? तो हिमाचल प्रदेश में लाई गई है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर? तो उस नदी का नाम है हमारा सतलज, जिसका उद्गम जो है हमारा राकसताल से होता है। कैलाश मानसरोवर झील राकसताल से होता है। इसके साथ ही अगला है नेचर TTL
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। नेचर TTL, TTL ये जो है आपका एक वेबसाइट है जो प्राकृतिक फोटोग्राफी को सीखने में दिलचस्पी लेने वालों को फोटोग्राफी सिखाने का कार्य करती है और उनको इनकरेज करने का काम करती है। तो इन्हीं का जो है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है ये कनाडियन भारतीय थॉमस विजयन को प्राप्त हुआ है। और थॉमस विजयन जो है वो प्राकृतिक फोटोग्राफर हैं और इनके जो एक फोटोग्राफी की जो सीरीज थी उसका नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन साइड। इसके लिए द नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 का ये किसको मिला है? ये दूती चंद को मिला है। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसको मिला है? ये रुमाना सिन्हा सहगल को प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो हमारी मैराथन है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार नई मैराथन के साथ में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।